नमस्कार फ्रेंड्स, आज सब आप कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएस लगे टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो 10 जुलाई 2019 को हुआ था, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। और सारा जनरल अवेयरनेस है और 25 क्वेश्चन है। 25 में आपको बताऊँगा और ये पूछे गए क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया 10 जुलाई 2019 का। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इन क्वेश्चनों को सिर्फ देखना है, ना कि लिखना है कहीं। बस इसको मन से देखिए और आपको ये वीडियो के जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे सामने सबसे पहले दिया रख गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा दूसरा, यानी लक्षद्वीप। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लक्षद्वीप होगा बच्चों, क्योंकि यही जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जब हुई थी तो उस टाइम पे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था उसकी साक्षरता दर जो थी वो दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ बताना है। बरानी शब्द का अर्थ, अब बरानी क्या होता है? तो देखिए, बरानी जो होता है वो होता है कि एक वर्षा प्रधान खेती, मतलब वर्षा के टाइम पे जो खेती होती है उसको कहते हैं बरानी। जैसे कह सकते हैं कि जो राइस होता है वो बरसात के टाइम से ही किया जाता है, मूंगफली होता है उसको ही बरानी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP का लक्ष्य जो था वो डैश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। तो कब तक प्राप्त करना है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन को? तो वो है हमारा, वो रहेगा हमारा 2030 तक। कब तक रहेगा? 2030 तक। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा 2030। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो जैसा कि लिखा है अगले क्वेश्चन में कि 19वीं मतलब 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो वो आपको आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आप चूज़ करिए। आई होप आपको आ गया होगा, ये जो इंटेलिजेंट हैं, बाकी सभी इंटेलिजेंट हैं, बस जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो इसका आंसर जो है गुरु घासीदास। क्या है आंसर इसका? गुरु घासीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखिए लिखा है कि पुस्तक टारगेट, पुस्तक का नाम है टारगेट 3 बिलियन। क्या है? टारगेट 3 बिलियन, मतलब 3 बिलियन का टारगेट जो होता है, मिलियन के बाद बिलियन होता ना, करोड़ों को जैसे कहते हैं। तो कि लेखक कौन है? तो टारगेट 3 बिलियन के जो लेखक हैं वो हमारे हैं APJ अब्दुल कलाम जी। कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी। कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो अब है नहीं, और इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, इनकी वजह से ही आज हम मंगल और चांद पर पहुंच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनकी प्रेरणा है हमारे पास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इनके क्या है कहते हैं, जैसे कि थॉट जो होते हैं कि इंसान को कभी प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो जीतना जाए। आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा है कि प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट अवार्ड जीता, जो किससे संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से संबंधित। तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2, फुटबॉल। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है। तो वो क्या है? तो वो है एल्कोहल। लिक्विड में इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग जो किया जाता है तरल पदार्थ का वो होता है एल्कोहल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, एल्कोहल।
अगला चलते हैं। अगला आपके सामने है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर, यानी गटर जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग जो किया जाता है वो है कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। क्या होगा, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, उसको हम कहते हैं गटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी। ओलंपिक विश्व जो खेल होते हैं ना, ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, इस बार नहीं हुआ। अब सुना है कि 2021 में इसका आयोजन होगा। अब वो भी क्लियर नहीं है होगा कि नहीं, लेकिन अभी डेट दे दी है कि 2021 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो मेजबानी की थी किसने की थी 2019 की, तो 2019 की थी वो की थी आबू धाबी ने, आबू धाबी ने। ठीक है, 9 में का जो आंसर है चौथा होगा आबू धाबी। अगला चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो है वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उल्लेख किया गया है। मतलब जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आई होप आप बच्चों को आता होगा, सबको आता होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। तो जो आंसर इसका है वो आता है आर्टिकल 280 में। ठीक है, आर्टिकल 280 यानी चौथे के साथ ये आंसर चला जाएगा। अगला है कि उसेन बोल्ट को IAAF तो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड डैश बार जीता है। कितनी बार इन्होंने जीता है, डैश बार जीता है। तो कितनी बार इन्होंने जीता है, हमें पता होना चाहिए। तो 6 बार इन्होंने क्या जीता है, IAAF अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A 6। ठीक, मतलब एक पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, मैं आपके सामने देखिए ऑप्शन है, मैं आपके सामने सिर्फ आंसर बोल देता हूँ जो आपको सही है। तो वो आंसर इसका है कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। क्या करते हैं कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि डोमेन नासा में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। डोमेन नासा में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अफ्रीकी संघ। क्या होगा, अफ्रीकी संघ। सॉरी, अफ्रीकी संघ नहीं होगा, इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डोमेन नामों में AU का अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है। किस बैंक का टैगलाइन है। तो ये बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक का टैगलाइन है, ये आप बता सकते हो। यस, ये हमारा है एक्सिस बैंक का। बढ़ती का नाम ही जिंदगी है, या आपने देखा होगा बैंकों में ATM में लिखा हुआ, ये इसका टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जरा दूरदर्शिता, इसे प्रसव बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, जैसे हम उसका यूज़ करते हैं बायोफोकल लेंस का, जैसे कह सकते हैं द्विफोकसी लेंस। तो ये इसका आंसर होगा 2 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विफोकसी लेंस। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, मतलब जहाँ पे बंदरगाह नहीं है ऐसा कौन सा देश है, एक भी बंदरगाह नहीं है। तो वो जो है वो हमारा है मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया हमारा ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर है वो हमारा है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। एमपी के मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर हैं इंडिया के, तो वो है हमारा खजुराहो, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए लिखा है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3 बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर 3 बैरन द्वीप जहाँ है वहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो वो हमारा लिया जा सकता है अध्यक्ष लोकसभा के। क्या होगा? अध्यक्ष लोकसभा के। हम भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो आंसर इसका होगा आबू धाबी। आबू धाबी इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवर्ती होती हैं। कितने आवर्त की होती हैं? तो वो होती हैं हमारे 20 के एच मतलब हर्ट्ज के अधिक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? तो वो शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम हमारा है कि दिल्ली। हमारा दिल्ली ही वो था इसने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक सांकेतिक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? तो वो कौन सा शहर है कि कौन सा क्षेत्र है संतरों के लिए? तो वो हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा है कुर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई वो हमें बताना है। तो वो लिखी गई हमारे नवीन चावला जी के द्वारा। नवीन चावला जी के द्वारा ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आगे दिया है कि 25 नंबर का है लास्ट क्वेश्चन है। 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बालों को के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री डैश के रूप में नामित किया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री डैश के रूप में नामित किया गया है। तो किस के रूप में
नामित किया गया है, तो वो हमारा आंसर होगा श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना, ये इसका आंसर करेक्ट है। चलिए फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड देखते रहिए हमारे प्रीवियस क्लासेस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।